दोस्तों, कतर म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये एक होल कल्चरल इकोसिस्टम है जो दोहा को मिडिल ईस्ट का आर्ट एंड हेरिटेज हब बनाता है। कतर का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना इतिहास है। ये जो मॉल है वो इटली और वेनिस की थीम पर बना हुआ मॉल है और इसका इंटीरियर बहुत ही लाजवाब है। कतर का जिक्र पहली बार 5th सेंचुरी बीसी के जो पुराने रोमन और ग्रीक के जो लेख हैं उनमें मिलता है। कतर म्यूजियम का मैजिक ये है कि आप एक ही अम्ब्रेला के अंदर कतर की पास्ट टू फ्यूचर स्टोरी कवर कर सकते हो। 1871 में ओटमैन एम्पायर ने अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू किया। तो ये विलाजियो मॉल में ना 2006 में आग लगी थी बहुत भयंकर। 12 बच्चे 6 लोग मर गए थे कुछ। फिर बाद में 2012 में 6 साल बाद खुला है ये। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटिश एम्पायर ने कतर को अपने प्रोटेक्टोरेट के तौर पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशन को यहाँ के समुद्री रास्तों और तेल में बहुत इंटरेस्ट था। ये एक सिंगल बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पावरफुल कल्चरल नेटवर्क है जो कतर की हिस्ट्री, आर्ट और आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट में बात करें तो कतर मोती का व्यापार, समुद्री व्यापार, मछली का व्यापार करता था। 1939 में यहाँ की काया पलट हो गई। 1939 में यहाँ पर तेल डिस्कवर हुआ और 3 सितंबर 1971 को कतर ने ब्रिटिशर से पूर्णतः स्वतंत्रता हासिल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में कतर सीरीज के। यहाँ पे रूम्स है ना जो वो काफी महंगे हैं रूम्स। बाकी हॉस्टल वगैरह है तो हॉस्टल वगैरह में अभी मेरे को शूट नहीं कर रहा क्योंकि सामान ज्यादा है मेरे पास में और मेरे को घूमना फिरना ज्यादा पड़ता है। तो इस वजह से ना मैंने होटल किया है। अभी 2 दिन बच रहे हैं मेरी ट्रिप के, तो मैंने सोचा रूम कर ले। तो पहले आपको रूम का लुक दिखा देता हूँ। छोटा रूम है, ठीक है, नॉर्मल है। बाकी अभी प्राइस इनके काफी सस्ते हैं। बाकी ना ये रूम्स ना जब सीजन टाइम होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यही रूम 6000 से लेके और 15,000 तक के अराउंड रहते हैं बीच में। तो दोस्तों मैं हूं अभी स्विस बैलिन होटल में। अभी मैंने ना होटल का चेकआउट कर दिया है जो मेरा पुराना वाला होटल था, क्योंकि उसमें रूम नहीं था। मैं डे बाय डे रूम लेता हूं, मतलब पर डे के हिसाब से मैं सुबह बुक करता हूं रूम की। मेरे को कहाँ जाना पड़ जाए वो नहीं पता, तो उस हिसाब से मैं लोकेशन के हिसाब से रूम बुक करता हूँ। तो उसमें मेक माई ट्रिप पे भी देखा, अगोड़ा पे भी देखा, कई सारी वेबसाइट थी जिन पे देखा, पर रूम मिला नहीं मुझे। तब मैंने यहाँ बुक किया। तो इसका जो कॉस्ट अराउंड है वो 3000 है और अगोड़ा से मैंने बुक किया था तो चीप डील मिल रही थी, इसलिए थोड़ा ये प्रीमियम होटल बुक कर लिया, वरना मैं हॉस्टल वगैरह इनमें रुकता। हॉस्टल में अब मैं क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि यहाँ पर है गर्मी बहुत ज्यादा और हॉस्टल है रेजिडेंशियल एरिया में। पैदल चलना, फिर पैदल चल के मेट्रो स्टेशन आना, तो मेरी हालत खराब हो जाती है वहाँ पे। और यहाँ ना लू लगने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा जो होटल ना मेट्रो स्टेशन के पास में है उसमें क्यों ना रुका जाए। तो क्योंकि ईजी पड़ता है। अभी यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है बस बाहर निकलते मेट्रो स्टेशन है। तो आज का जो मेरा प्लान है वो जाना है मुझे पहले नेशनल म्यूजियम और फिर उसके बाद में जाना है विलाजियो मॉल, जो कि वेनिस वाली थीम पर बना है। तो मॉल के बारे में भी आगे बात करेंगे अपन। तो अभी तो मैं निकलता हूँ नेशनल म्यूजियम के लिए। अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है। मैं बाहर देख रहा था इस होटल के बाहर कोई रेस्टोरेंट, इंडियन पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट हो तो मैं खाऊं सस्ते में, लेकिन भाई मैं पैदल चल के गया 300-400 मीटर तक मैं पैदल लेके आया, पर कोई रेस्टोरेंट नहीं मिले। शॉप्स वगैरह हैं, वैसी स्टोर वगैरह हैं, लेकिन कुछ खाने का रेस्टोरेंट नहीं मिला मुझे आसपास यहाँ। अब मैंने कहा ज़्यादा दूर चला जाएगा तो गर्मी में हालत खराब हो जानी है। यहाँ पे गर्मी बहुत है क्योंकि पैदल भी नहीं चला जा रहा था यहाँ पे गर्मी में। अब टैक्सी करके जाता तो वो उतना ही चार्ज पड़ता। तो ठीक है, मैंने सोचा कि क्यों ना वापस होटल चल के यहीं से ही खाया जाए। तो यहाँ पे ना वेज के ऑप्शंस कम है अभी इस होटल में। तो मैंने सिर्फ एक इंडियन बिरयानी है वो ऑर्डर करी है वेज में। तो वो देखते हैं कैसी आती है, और जिसकी कॉस्ट अराउंड है 1000 रुपीज़। तो अब जान लेते हैं अपन कतर की हिस्ट्री के बारे में। तो कतर का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना इतिहास है। कतर का जिक्र पहली बार 5th सेंचुरी बीसी के जो पुराने रोमन और ग्रीक के जो लेख हैं उनमें मिलता है। यहाँ के लोग समुद्री सफ़र, मोती निकालने और मछली पकड़ने में मशहूर थे। और यहाँ पर इस्लाम 7th सेंचुरी में आया, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के दौर में यहाँ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन 16th सेंचुरी में पुर्तगालियों ने गल्फ के जो ये पोर्ट थे उन पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन अब बात आती है 18th सेंचुरी की। तो जो अल थानी फैमिली है, जो कि यहाँ की करंट रूलर फैमिली है, तो उसने 18th सेंचुरी में अपना कब्जा जमाना शुरू किया। अब 1871 की बात करें तो वो था ब्रिटिश काल यहाँ का। 1871 में ओटमैन एम्पायर ने अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू किया। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटिश एम्पायर ने कतर को अपने प्रोटेक्टोरेट के तौर पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशन को यहाँ के समुद्री रास्तों और तेल में बहुत इंटरेस्ट था। अब बात आती है 1939 में। 1939 में यहाँ की काया पलट हो गई। 1939 में यहाँ पर तेल डिस्कवर हुआ, लेकिन उसी दौरान वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो जो तेल का प्रोडक्शन था वो 1949 में स्टार्ट हुआ और 3 सितंबर 1971 को कतर ने ब्रिटिशर से पूर्णतः स्वतंत्रता हासिल की। शेख खलीफा बिन हमद अल थानी उस टाइम सबसे
पहले रूलर बने 1971 में। आज कतर अपनी वेल्थ, मॉडर्न सिटीज, स्पोर्ट्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज यहाँ किया गया था और अल जजीरा न्यूज नेटवर्क की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और जो कतर की पॉलिटिक्स है वो अब भी अल थानी रॉयल फैमिली के हाथ में है। इन शॉर्ट में बात करें तो कतर मोती का व्यापार, समुद्री व्यापार, मछली का व्यापार करता था, फिर ऑयल गैस की वजह से वर्ल्ड के रिचेस्ट स्टेट में से एक बन गया। तो भाई इधर बिरयानी आ चुकी है, बहुत ही सज संवर के आई है ये, पापड़ वापड़ लगा के, क्योंकि काफ़ी पैसे की है ना। दोस्तों मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में ना बिल्डिंगों के ऊपर भी राजा की फोटो लग रही है, बट हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की तरह प्रचार नहीं है। राजा की एक आध फोटो ही लग रही है, या फिर इनका प्रचार इस प्रकार से है कि राजा की फोटो हर बिजनेस सेंटर पे लगी हुई है, मतलब होटल, रेस्टोरेंट, जो भी बिजनेस है उसमें। तो ओमान में तो ऐसा था, बाकी यहाँ पर भी मुझे कुछ कुछ जगह पर देखने को मिल रहा है। तो भाई चल पड़े हैं हम नेशनल म्यूजियम की तरफ देखने के लिए। उस दिन बंद था, अब जा रहे हैं हम नेशनल म्यूजियम की तरफ। मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर कर चुका हूँ। बाकी मेट्रो तक पहुँचने तक जो रास्ता है ना वो भी यहाँ पर बेसमेंट के अंदर है, तो एसी से पैक है, तो बाहर चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नियरेस्ट कोई मेट्रो स्टेशन है ना तो आपको बाहर चलने की ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी आगे है मेट्रो यहाँ से, लेकिन चलने के जो रास्ता बना रखा है वो भी बेसमेंट में बना रखा है, फुल्ली एसी पैक है। तो पहले ले लेते हैं आज का ट्रैवल कार्ड, जो कि 6 रियाल के आसपास है। तो वो रात तक चलेगा, मतलब रात 1 बजे तक वो ट्रैवल कार्ड चलेगा। तो दोहा सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं उस ट्रैवल कार्ड से। एक दिन का 6 रियाल। तो दोस्तों कुछ ऐसा है फर्स्ट लुक नेशनल म्यूजियम का। तो बात करेंगे अभी नेशनल म्यूजियम की। तो यहाँ से है एंट्रेंस, चलते हैं अभी आगे, टिकट देखते हैं कहाँ मिलेगा यार। गर्मी छाया ढूंढनी पड़ती है यार चलने के लिए भी ना। जैसे ही बाहर निकलो छाया ढूंढनी पड़ती है। एक तो एसी इतने चिल्ड है ना इनके कि ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल ठंड में से एकदम से आपको किसी ने भट्टी में डाल दिया हो। जैसे ही एसी की ठंड में से बाहर निकलते हैं ना, गूज बम्स आ जाते हैं सारे पूरी बॉडी में। तो कुछ ऐसा है बाहर से इसका आर्किटेक्चर नेशनल म्यूजियम का। और ये बना है एक गुलाब के फूल की शेप में, जो कि रेगिस्तान में गुलाब का फूल मिलता है उसकी शेप में बना हुआ है ये। बाकी पहले ये राजा का महल था भाई। कुछ ऐसा डिजाइन है इसका यूनिक। वाओ क्या यूनिक डिजाइन है यार। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। दोस्तों कुछ ऐसा डिजाइन है, देखो इसका क्या यूनिक शेप है यार। बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, एक बार अंदर चल के देखते हैं कहाँ से है टिकट काउंटर। इस पे दिखा रहा है म्यूजियम एंट्रेंस उस साइड से। तो सामने लग रहा है कतर का झंडा और इधर है नेशनल म्यूजियम। बाहर से भी ऐसा ही डिजाइन, अंदर से भी ऐसा ही डिजाइन है। मतलब क्या शेप दे रखी है यार। और इसको किस आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया है उसका भी नाम अभी जानेंगे अपन। बाकी आप डिजाइन देख लो यार। तो दोस्तों अभी टिकट लेकर आया हूँ मैं। 25 रियाल की टिकट है। वैसे इस म्यूजियम की टिकट जब पूरा ओपन रहता है तो 50 रियाल। अभी शायद इसका काम चल रहा है कुछ और। 25 रियाल है। हाफ पोर्शन खुला हुआ है, हाफ पोर्शन बंद है, इसलिए 25 रियाल। बाकी एक म्यूजियम देखेंगे, यहाँ पे इस्लामिक आर्ट म्यूजियम भी है, लेकिन ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे यार। बहुत महंगा टिकट है। 25 रियाल यानी 1250-1300 रुपये का टिकट है यार। दोस्तों कतर म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये एक होल कल्चरल इकोसिस्टम है जो दोहा को मिडिल ईस्ट का आर्ट एंड हेरिटेज हब बनाता है। कतर म्यूजियम 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसको लीड करती है यहाँ की गवर्नमेंट शेख अल मायसा बिन हमद बिन खालिफा अल थानी, जिनके अंदर कतर ने म्यूजियम और गैलरीज का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड किया। कतर म्यूजियम का मैजिक ये है कि आप एक ही अम्ब्रेला के अंदर कतर की पास्ट टू फ्यूचर स्टोरी कवर कर सकते हो। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में कतर और उसके लोगों की
कहानी इमर्सिव वे में दिखाई जाती है। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में 1400 प्लस ईयर्स की इस्लामिक हेरिटेज की मास्टरपीस मिलती है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कतर सिर्फ ऑयल और स्काई क्रैपर्स के लिए फेमस है, बट कतर म्यूजियम उसके पीछे की पूरी कहानी दुनिया को दिखाता है। ये एक सिंगल बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पावरफुल कल्चरल नेटवर्क है जो कतर की हिस्ट्री, आर्ट और आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं कतर के सबसे आइकॉनिक म्यूजियम जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, जहां डेजर्ट के बदौल लाइफ से लेकर ऑयल डिस्कवरी और मॉडर्न दोहा तक का सफर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में दिखता है। फिर है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, जहां 1400 साल पुरानी इस्लामिक दुनिया की सबसे रेयर आर्टवर्क रखी है। टर्की से इंडिया तक की हिस्ट्री यहाँ एक ही जगह में मिलती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कतर म्यूजियम सिर्फ पास्ट को प्रिजर्व नहीं करता, ये फ्यूचर डिजाइन करता है। यहाँ पब्लिक आर्ट, $1 बिलियन कलेक्शन और ग्लोबल एग्जीबिशन के थ्रू कतर अपनी सॉफ्ट पावर बिल्ड कर रहा है। मतलब कतर म्यूजियम एक कल्चरल वेपन है जिससे एक छोटा डेजर्ट कंट्री पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोस्तों अभी बाहर आ चुके हैं नेशनल म्यूजियम से। आधा हिस्सा देख के आए, आधा बंद था तो ठीक था, मतलब काफी हिस्ट्री दिखाई गई है कतर की। नेशनल म्यूजियम से बाहर आते ही कुछ ऐसा ये बना हुआ है, शायद इसको भी डेवलप करेंगे। अभी ये एग्जिट पे ये डिजाइन बनाया हुआ है ऐसा, तो एक बार ये डिजाइन देख लेते हैं अपन। कुछ ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है। गर्मी बहुत है। हर म्यूजियम के बाहर एक गिफ्ट शॉप होती है। आप एग्जिट करोगे तो एक गिफ्ट शॉप आपको जरूर मिलेगी। तो इस तरीके की कोई गिफ्ट शॉप है आगे। दोस्तों ये है डेजर्ट रोज और इसी के डिजाइन पे ना इस नेशनल म्यूजियम को बनाया गया है। डेजर्ट रोज कोई फूल नहीं है, एक पत्थर टाइप में है। ये इसी के डिजाइन पे बनाया है। भाई गर्मी ने हालत ख़राब कर दी हर जगह यार। पसीना, बस अभी कुछ ही देर हुए मुझे म्यूजियम से बाहर आए हुए और मेरी हालत पसीने पसीने हो गई है। अब की बार साला किसी कंट्री का सफ़र करना है ना, वेदर देख के करना है भाई। मर जाती है भाई, ना बजट ट्रिप हो पाती है ना कुछ हो पाता है। बजट ट्रिप जब होगी जब वेदर देख के आओगे, जब मौसम कंफर्टेबल होगा, पैदल चलने लायक, तो अगली बार तो ध्यान रखना है। और भाई यहाँ पर सारे बंदे ना केन्या, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सब वो यही काम करते हैं और कोई काम ही नहीं करता है यहाँ पे यार। सिक्योरिटी में ले लो, आप ड्राइवर ले लो, सब ले लो, सब ऐसे ही है बंदे। और पानी पी लेते हैं यार, वो मशीन लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ से पानी पी लेते हैं। दोस्तों ये है विलाजियो मॉल और अभी स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ मैं। अल जियाज स्टेशन है, उससे बाहर आते ही ये मॉल है। तो कनेक्टिविटी तो मेट्रो की बहुत अच्छी है यहाँ पे यार। कितना बड़ा मॉल है यार ये। और आप कलर देखो इसके, बहुत शानदार कलर आ रहे हैं, क्या बात है। और ये मॉल ना वहाँ तक है, वहाँ तक ये मॉल है। काफी बड़ा मॉल है और पार्किंग एरिया ही काफी बड़ा है यार इसका। चलते हैं अब एंट्रेंस की तरफ। पहले एंट्रेंस ढूंढता हूँ मैं, एंट्रेंस है कहाँ पे इसकी यार, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मॉल है तो एंट्रेंस देखना पड़ेगा कहाँ से है। बाकी यहाँ पे इस मॉल की बकेट्स वगैरह रखी हैं, ट्रॉली रखी है यहाँ पे इस मॉल की, तो आसपास ही होना चाहिए। शायद एग्जिट है ये, यहीं से ही बाहर आते हैं। तो देखते हैं क्या है। बाकी डिज़ाइन तो यूनिक है यार इसका। भाई ये कोई स्टेडियम है क्या है, शायद आई थिंक लगता है कोई स्टेडियम है उधर। तो ये है इसकी एंट्री, विलाजियो मॉल। दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है ये मॉल, विलाजियो मॉल, जो कि इटालियन और वेनिश थीम पर बना हुआ है। मानो कि ऐसा लग रहा है जैसे इटली का एक छोटा सा शहर बसा दिया हो यहाँ पे। तो इटली में जो सिटी होती है उस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। जैसे मेरे सामने आप देख रहे हो ना, कलरफुल बिल्डिंग्स, इंटीरियर देखो, ऊपर देखो आसमान है स्काई ब्लू कलर का, लेकिन ये आसमान नहीं है, ये डिज़ाइन है, जिससे कि फील होता है कि हम नेचुरल लाइट का फील होता है और ऐसा लगता है जैसे अभी मॉर्निंग हो रही है। इसी तरीके का इंटीरियर मैंने मकाओ में देखा था, कसिनो के अंदर। कसिनो में जाते हैं जब मॉल के अंदर मैंने देखा था, तो वहाँ पे ऐसा फील होता है कि मॉर्निंग हो रही है। तो कसिनो में ना लोगों को नींद नहीं आती उससे, जैसे ही वो बाहर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है नाइट में भी कि मॉर्निंग हो रही है। तो इस तरीके का कुछ फील दे रहा है ये, शानदार।
भाई ये देखो क्या खूबसूरत मॉल है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना जैसे मैं किसी खुले आसमान के नीचे चल रहा हूँ, या फिर आप ऐसा देख रहे हो ना कि किसी खुले आसमान के नीचे हो। तो ऊपर देखो आप, क्या इंटीरियर है यार। इस मॉल को ना स्पेशली वेनिस और इटालियन डिजाइन पे बनाया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो इधर कलर देखो आप, क्या कलरफुल है, और ऊपर स्काई, वाह। दोस्तों ये है फेमस वर्जिन मेगा स्टोर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, और ये काफ़ी फेमस है मिडिल ईस्ट में। कितना बड़ा है यार स्टोर ये। तो दोस्तों इसी मॉल के अंदर है सुपरमार्केट, और काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है यार ये। ग्रोसरी स्टोर है, सुपरमार्केट है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे भाई। कौन सा है ये? दोस्तों लोग मेरे पीछे कनाल में ना बोट राइडिंग का मजा ले रहे हैं यार। मॉल के अंदर ये कनाल है, काफी लंबी है ये। स्विमिंग पूल वाला पानी है, क्लियर क्रिस्टल। चार्जेज होगा शायद 10-20 रियाल के आसपास, जो कि ये मॉल की सैर कराती है। ऐसा लग रहा है मानो किसी इटली के छोटे शहर में आ गया मैं। और ये है नेपाली भाई अपना टीपू सुल्तान। तो सारे काम करते हैं ना जो नेपाली काम करते हैं। मैंने अभी तक काफ़ी लोग देखे जो नेपाल से हैं। ये भी कोई पाकिस्तानी लग रहा है मेरे को, वो नेपाल का है, ये भी नेपाल का है। नेपाल के लोग काम करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। मिले मेरे को पाकिस्तानी और नेपाल के हैं। इंडियन बंदे मेरे को मिले थे टैक्सी चलाने में। एक्सक्यूज मी, इट्स फ्री राइड? 10 रियाल पर पर्सन। डू यू नो हिंदी? हिंदी। वेयर आर यू फ्रॉम? फिलीपींस। ओह गुड गुड गुड। तो भाई जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा रहा था ना कि 10 रियाल, तो 10 रियाल टिकट है, और वो टिकट काउंटर है वहाँ पे। ठीक है, क्या घूमते हैं अभी इसमें यार, आओ तो घूम लेना। तो दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यार इस मॉल के अंदर। मतलब फील हो रहा है यार पूरा एक शहर बसा रखा है जैसे। क्या बात है। दोस्तों इस मॉल के अंदर है आइस हॉकी का प्लेग्राउंड, और इसका साइज ना ओलंपिक के जो ग्राउंड होते हैं ना उनके बराबर का साइज है। मतलब सेम साइज है। वाह यार, पैसा क्या नहीं करवाता। ओलंपिक साइज के जितना प्लेग्राउंड आइस हॉकी का। और ये मशीन देखो आप यार, ओलंपिया। तो अभी ये जो ग्राउंड है उसको साफ कर रही है। अब यार ये नहीं पता मेरे को ये ग्राउंड आइस का है किसका है, क्या रियल आइस है ये, या फिर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है जो नीचे से कुछ लगा रखा हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। भाई क्लीन कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया इसमें। ऊपर देखो खुला हुआ आसमान, और नीचे है ग्राउंड। वाह क्या फील आ रहा है यार। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप किसी मॉल के अंदर हो। भाई ने ना जैकेट पहन रखी है, केन्या भाई ने। इसको भी सर्दी लग रही है शायद, आइस का ही है। इतनी ठंड है यहाँ पे कि इसने जैकेट पहन रखी है, और वो भी यार मोटी वाली जैकेट पहन रखी है इसने। मतलब जो आसपास सिक्योरिटी गार्ड है ना यहाँ, केन्या के हैं और कहाँ के हैं पता नहीं, तो आसपास के सिक्योरिटी गार्ड सभी ने ना 40 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, लेकिन इस मॉल के अंदर ना मतलब अच्छी वाली जैकेट पहन रखी है, जो कि विंटर्स में अपने -10 वगैरह में काम में आती है ना, वो वाली जैकेट पहन रखी है मोटी मोटी सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ पे। तो आसपास ठंड तो है बहुत। तो आई थिंक ये आइस का ही है। ये क्या है भाई, गंडोला निया। गंडोला निया, ये तो किड्स का प्लेग्राउंड है पूरा।
व्हाट हैपेंड? नॉट अलाउड। भाई ये किड्स प्ले एरिया है और किड्स के साथ में ना मॉम्स वगैरह आती है, तो ये अरब कंट्रीज में ना यही प्रॉब्लम है कैमरा के साथ में। तो किड्स प्ले ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। अभी ये भाई मना कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो नहीं बनानी। ठीक है चलो नहीं बनाएंगे। तो भाई इस मॉल के अंदर जो वॉशरूम एरिया है वो कुछ इस तरह से दिखता है। हालांकि ये मैंने मकाऊ में फील कर लिया पहले, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। तो ये वॉशरूम एरिया है, क्या खूबसूरती से बना रखा है यार। भाई मैं अभी जो ये पीछे मिरर दिख रहा है ना, इस पे थोड़ी सी उंगली टच की थी मैंने, तो भाई तुरंत जो सफाई वाला है जो यहाँ पे काम करता है वो तुरंत आया और तुरंत हल्की सी उंगली थी ना उसको भी पूछ दिया। मतलब बिल्कुल क्लीन रखते हैं यार, टाइम ही नहीं लगाते। हालांकि मेरे से कुछ नहीं बोला, वो बस आते ही क्लीन कर दिया। दोस्तों ये आगे दिख रहा है ना, ये तो है मॉल, और इस मॉल के अंदर से जो रास्ता जा रहा है वो इस बिल्डिंग के लिए। तो इस बिल्डिंग के लिए जो रास्ता है ना वो यहाँ से भी जा सकते थे लोग, यहाँ से भी रास्ता बना सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा AC वाला रास्ता बना रखा है इस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। और ये बिल्डिंग देखो कितनी लंबी है कि लोगों को ना गर्मी में ना चलना पड़े यहाँ से वहाँ तक के लिए। तो ऐसा रास्ता बना रखा है देखो। अब चल के देखेंगे इस बिल्डिंग के अंदर क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो। और काफी बड़ी बिल्डिंग है, तो यार क्या है मुझे कुछ खुद को समझ नहीं आ रहा। दोस्तों इस टावर का जो नाम है वो है द टॉर्च दोहा। तो ये ना टावर टॉर्च की शेप में बना हुआ है। देखो ये टावर टॉर्च की शेप में बना हुआ है। तो इस टावर का जो नाम है वो है द टॉर्च ऑफ दोहा। जो मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, टॉर्च ऑफ दोहा। तो ये जो बिल्डिंग है ना ये होटल है यार। अभी मैं देख रहा था कि उनका शायद हो सकता है ये मॉल का पार्ट हो, लेकिन ये होटल है और काफी खूबसूरत लग रहा है यार। लाइटिंग ऊपर और जबरदस्त। ये इतनी बड़ी स्क्रीन है ना कि इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा रखा है। अब ये वाला जो स्टेडियम टाइप में कुछ बन रहा है यार, ये क्या है? इसके अंदर जाके पता चलेगा। चलते हैं अंदर, इसके अंदर है क्या। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना ये स्टेडियम ही है, मतलब टॉर्च ऑफ दोहा पास में है और ये स्टेडियम है। तो ये विलाजियो मॉल से कनेक्टेड है सारा सिस्टम। तो यार कितना डेवलप्ड कंट्री है यार ये। अब इनके पास ना तेल का पैसा आने के बाद कितना डेवलप हो चुके हैं ये यार। पहले कहाँ ये गरीब थे 1971 1980 तक, और उसके बाद कैसे चमके ये तेल आने के बाद में। दोस्तों ये विलाजियो मॉल अभी मैं घूम कर आ चुका हूँ अंदर से, तो काफी अच्छा मॉल लगा। तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये जो मॉल है वो इटली और वेनिस की थीम पर बना हुआ मॉल है और इसका इंटीरियर बहुत ही लाजवाब है। ऊपर स्काई वाला इंटीरियर दे रखा है, तो उससे ना फील होता है कि सुबह हो रही है यार। तो लाइट ऐसी लगती है जैसे नेचुरल लाइट हो। और ये मॉल एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और काफी बड़ा किड्स का प्ले एरिया है। आइस हॉकी का एक प्लेग्राउंड है जो कि ओलंपिक साइज का है। और इसके पीछे ना खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है जो मैंने दिखाया था। अभी मैं सोच रहा था क्या है वो, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है। तो ये विलाजियो मॉल में ना 2006 में आग लगी थी बहुत भयंकर। तो उसमें ना 12 बच्चे 6 लोग मर गए थे कुछ। तो उसके बाद में 6 साल तक बंद रहा था। उसके बाद फिर ये रिनोवेशन हुआ, उसका सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा गया और फिर बाद में 2012 में 6 साल बाद खुला है ये। तो कुछ इस टाइप से है इसकी हिस्ट्री। एक बार देख सकते हो, अच्छा है, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आपने नहीं देखा, मकाऊ वगैरह में नहीं देखा, वेनिस इटली की थीम पर कोई मॉल नहीं देखा तो। तो दोस्तों एक छोटे से एक्सपीरियंस की बात करते हैं इस मेट्रो की। तो मैं बैठा था, मैं जा रहा हूँ अल-सद अभी। तो एक मैडम आई जो कि टिकट एनफोर्समेंट एजेंसी से थी, टिकट चेक करने आई। तो जो कार्ड, एक मशीन लेके आई, एक छोटी सी मशीन। तो उसको कार्ड पे टैप करके कि हाँ किसकी टिकट वैलिड है किसकी नहीं है, तो ऐसे चेक कर रही थी। तो मैंने क्या है स्टोरी लगा रहा था इंस्टाग्राम पे, तो आवाज़ मेरी वॉल्यूम तेज थी मोबाइल की। तो मैडम बड़े प्यार से बोली, सर क्या आपके पास में ईयरबड्स हैं, प्लीज़ लगा लीजिए आप। तो मतलब मैं सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ। टिकट चेक करने वाली मैडम थी, उसकी जो पोलाइटनेस की बात है ना वो कर रहा हूँ। क्या सिविक सेंस है, क्या तमीज है। बड़े प्यार से बोली, तो मैंने मेरा फोन बंद कर लिया क्योंकि मेरे पास ईयरबड्स थे नहीं। तो इससे ना कतर के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है कि कतर के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, हालांकि वो भारतीय हैं या फिर बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या केन्या के हैं, लेकिन वो यहाँ आके ना पोलाइट हो जाते हैं। तो अच्छा लगा।